ये हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हो चुका था, ठीक है। और कैसे वो आइडिया आया नेशन को एक नेशन बनाने का, वो भी हमने कल देख लिया था। ओके, तो हम लोगों ने ये कल देख लिया था। हमारा आज का सेकंड टॉपिक जो है वो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? यस मैम। ओके, तो मिड 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। मतलब 1750 के आसपास चालू होता है। मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? यस मैम। तो बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि पहले तो हमने 1815 से चालू होना चाहिए था, और ये मतलब कहाँ से आ गया। मतलब ये टॉपिक तो ऐसा हो गया ना कि मतलब हमने 1750 से 1815 तक पढ़ा, जब तक नेपोलियन का राज खत्म हुआ, तब तक हम देखेंगे कि सोसाइटी के डिवीजन कैसे हुए, है ना। अब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के डिवीजन कैसे हुए। तो पहले हमने इतना देख लेते हैं कि फिर हम देखेंगे कि 1815 के बाद यानी नेपोलियन के राज के बाद क्या हुआ और जो भी था, ठीक है। तो 1750 में कोई नेशन स्टेट नहीं था, है ना। तो नेशन स्टेट का क्या हुआ? नेशन स्टेट क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री या फिर स्टेट जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल अपने कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन को शेयर करते हो। जैसे हम कहाँ रहते हैं? हम एक स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, सभी इक्वल है, सभी एक की कॉमन लैंग्वेज होती है, ठीक है। सभी एक हिस्ट्री को शेयर करते हैं, मतलब सभी की कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन ट्रेडिशन है, कॉमन लैंग्वेज है ना। तो वहां का जो गवर्नमेंट है उस पे अब एग्री करते हैं, मतलब यहाँ की जो भी गवर्नमेंट है उस पर सब एग्री करते हैं। किसी पे कोई जबरदस्ती कुछ थोपा नहीं गया है कि आपको ये रूल फॉलो करना है, या आपको ऐसे ही रहना है, या आपको ये ड्यूटी निभानी है, या फिर आपका ये राइट है ही नहीं। ऐसे किसी पे कुछ भी चीज जबरदस्ती थोपी नहीं गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की सारी जो कंट्री है वो नेशन स्टेट है ना। नेशन स्टेट है आज की सारी कंट्री। अरे है नहीं है? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पहले 18th सेंचुरी में नेशन स्टेट क्यों नहीं था? क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, गंदी वाली डाइवर्सिटी थी वहां पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर था, जो ऑस्ट्रिया कंट्री का एक एम्पायर था, ठीक है। वहां पर 3 लैंग्वेज चलता था, फ्रेंच, इटालियन और जर्मन्स, ठीक है। ये 3 तरीके की लैंग्वेज वहां पर चलती थी। पीपल्स वहां पर ये 3 तरह के लैंग्वेज बोलते थे। कौन कौन सी? फ्रांस, इटालियन और जर्मन, ठीक है। तो ये सब तो फिर किसी के दिमाग में आता ही नहीं कि नेशन स्टेट बनाए या नहीं बनाए, जिसमें कॉमन लैंग्वेज हो, है ना। सबकी एक अपनी, वहां पे तो 3 तरह के लोग रह रहे, फ्रांस, इटालियन, जर्मन, तो तीनों लोग अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते थे। तो फिर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो कभी आया ही नहीं। फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यूरोप में जो सोसाइटी थी वो 2 डिवीजन में बटी हुई थी, और वो आगे जाके 3 डिवीजन हो गए। पहला डिवीजन जो था वो एस्ट्रोनॉसी का था, जो कि हाईएस्ट सोसाइटी होती थी, हाईएस्ट क्लासेस होते थे जिनके, है ना। इनके बारे में कुछ देखते हैं अपन। जैसे लो अर्निंग क्लास, इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। फिर सेकंड जो डिवीजन था वो पीजेंट मेजोरिटी पीपल का था, मतलब जो किसान लोग थे, है ना। तो 2 डिवीजन तो आ गए समझ में कि 2 डिवीजन कौन से थे। एक तो जो हाईएस्ट क्लास के लोग थे, और एक जो पीजेंट मेजोरिटी की पॉपुलेशन थी, मतलब जो किसान लोग थे, ठीक है। तो जो हाईएस्ट क्लास के लोग थे उनकी कुछ हम लोग पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो वो लो ओनिंग क्लास थे, इसका मतलब उनके पास में जमीनें थी,
ठीक है, वो फ्रांस लैंग्वेज बोलते थे क्योंकि फ्रांस को अमीरों की लैंग्वेज बोला जाता था। ठीक है, स्मॉल ग्रुप में थे, मतलब ऑब्वियसली स्मॉल ग्रुप में रहेंगे क्योंकि रईसों की ज्यादा तादाद तो रहती नहीं है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में तो वो रहते नहीं है, तो छोटे ग्रुप में रहते थे वो। ठीक है, फैमिली कंटेंट बाय मैरिज, इसका मतलब था कि सेम ही फैमिली में वो शादी करते थे या रिश्ते बनाते थे। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को? Yes, ma'am. और उन लोगों में एक एकता हुआ करती थी, जैसे कि भैया अमीर है तो वो अमीर के साथ बैठा है, तो एक उनका अलग लेवल का रहता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड डिवीजन की। तो बच्चों सेकंड डिवीजन क्या था? पीजेंट मेजोरिटी का। तो पीजेंट मेजोरिटी मतलब किसानों का, है ना? तो उन लोगों का क्या था कि उनको मतलब दे आर लुक आफ्टर एरिस्टोक्रेसी लैंड, मतलब वो लोग किसकी लैंड देखते थे? जो अमीर लोगों की लैंड, जो अमीर लोग थे, है ना, जो हाईएस्ट क्लास के लोग थे, उन लोगों की लैंड देखी जाती थी। किसके द्वारा? जो किसान लोग थे। ठीक है, जो तो अब दो कैटेगरी समझ में आ गई, दो डिवीजन जो थे। तो आफ्टर दिस मैंने बताया कि कुछ समय के बाद में फिर वो तीन डिवीजन हो गए वहां पे। तो जो थर्ड कैटेगरी भी आती है तो वो क्या थी? तो जो थर्ड कैटेगरी भी है तो क्या हुआ कि जब ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो एक मिडिल क्लास निकले। तो उनमें कौन कौन होंगे? उनमें होंगे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल टीचर्स एंड एक्सेट्रा, है ना? तो यहां से दुनिया बदलना चालू हुई, बिकॉज एजुकेटेड मिडिल क्लास के बीच में से ही दो दो आइडिया आया। कौन से दो आइडिया आए? एक तो नेशनल यूनिटी का, है ना, और एक लिबरल नेशनलिज्म का। तो अब हम देखते हैं कि नेशनल यूनिटी क्या है। तो एक ऐसी कंट्री होना चाहिए जहां पर कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, कॉमन हिस्ट्री हो, जो कि इन चारों चीजों को एक कंट्री शेयर करती हो। ठीक है, नाउ सेकेंड वन जो था उनका कि लिबरल नेशनलिज्म हो, मतलब सबकी इंडिविजुअल फ्रीडम हो। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब सभी फ्री हो हर चीज करने के लिए, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ की नजर में सभी बराबर हो, है ना? सभी क्या हो? बराबर हो। देन गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट बने वो पीपल के हिसाब से बने, लोगों के हिसाब से बने। एंड ऑफ एट्रोकेसी रूल, मतलब एट्रोकेसी मतलब होता है जो एक रूल करता है वही मतलब जो रूल करता है वो पीपल के हिसाब से करे, उसको मतलब ऐसा कि उसके पास में पावर है तो वो कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एट्रोक्रेसी रूल का एंड किया गया। उसके बाद में तो उसके बाद में क्या हुआ? जो कुछ क्लरिकल प्रिविलेजेस आए, है ना, एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, उसका भी एंड हुआ। जैसे कि जो चर्च के लोग होते थे वो अपने आप को बहुत एक हाईएस्ट सोसाइटी मानकर चलते थे, एक उनका बैठना उठना अलग होता था, है ना? तो ये भी हटाया गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब हम वोट करें जो और जो नेता हम चुने वो रिप्रेजेंट करेगा हमको, है ना? फिर उसके बाद में उनके हमने दो आइडियाज तो देख लिए मिडिल क्लास के। कौन कौन से आइडियाज थे? नेशन यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म। पर उसमें कुछ दो प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे कि ओनली मैन अबूव 21 वॉज अलाउड टू वोट, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है ना, और 21 से अबू वाले लोग ही, मतलब आप वुमेन को तो भूल ही जाओ, है ना, सिर्फ और सिर्फ मैन जो है वो वोट करते थे, और जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी वही लोग क्या करते थे? वोट देते थे। ये आपको पढ़ा दिया मैंने 1850 में, डेट्रोक्रेटिक दे विल टॉलरेट क्रिटिसिज्म्स, है ना? सेकंड ये यहाँ पे थे हम। तो और सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि स्टेट टू स्टेट जो ट्रेड होता था,
है ना, ट्रेड बैरियर्स जो थे उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, आ रहा है समझ में? तो वहां पर क्या था कि रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी कि नहीं वहां से यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ से वहां नहीं जाएंगे, ऐसा वाला। तो इन 1834 कस्टम यूनियन फॉरवर्ड टू जोलवरियन, क्या हुआ 1834 में जब कस्टम यूनियन था वो फॉरवर्ड हुआ जोलवेरियन में, जिसके अंदर ये हुआ कि कुछ परस्यू स्टार्टेड किए गए, कुछ मैनी अदर जर्मन स्टेट ज्वाइन, मतलब बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रेड बैरियर को अबॉलिश किया गया, मतलब खत्म किया गया। ठीक है, रिड्यूस ऑफ करेंसी ऑफ नंबर 30 to 2। पहले जो करेंसी चलती थी वो 30 करेंसीज चलती थी, पर उसके बाद में उसको 30 को हटा के 2 कर दिया गया। इतना किसी को समझ में आया कि सब ऊपर से निकल गया है? अरे सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? Yes, ma'am. और रिपीट करना है इसको तो मैं और रिपीट कर दूंगी, है ना, बट आपको बताना पड़ेगा। चलो तुम इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आज हमारा सिर्फ ये मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यही वाला हमको कंप्लीट करना है, तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं। हम इसके अंदर बात कर रहे थे 18th सेंचुरी की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? 18th सेंचुरी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में मतलब 1750 के बीच की बात कर रहे हैं हम, उसके आसपास की, 1750 के आसपास की बात चल रही है हमारे 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि भैया हमने पहले तो जो पढ़ा था वो 1815 से हमको चालू करना चाहिए था, पर हम तो अब 1750 पे आ गए, है ना, जहाँ पे नेपोलियन का राज था हम लोगों ने वो डिस्कस किया, पर अब हम डायरेक्ट 1750 पे आ गए। तो हमको क्या करना था, हमको थोड़ा पीछे का भी जानना था। यूरोप में जो पहले जो मतलब जो ये नेशन स्टेट का आइडिया आया वो कैसे आया, ठीक है, यूरोप में नेशनलिज्म की स्थापना कैसे हुई। ओके, तो जब नेपोलियन का राज खत्म हुआ तो उसके बाद में सोसाइटी के डिवीजन हुए। डिवीजन कैसे हुए इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, पर उसके पहले हम पढ़ रहे थे 1750 का। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि 1850 के बाद नेपोलियन का राज खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। पर 1750 में कोई नेशन स्टेट नहीं था, है ना। तो नेशन स्टेट का मतलब होता है जहां पर हम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, हम हमारे एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जिसमें कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन, ये सब क्या हो, शेयर होता हो। शेयर मतलब सभी एक जैसा रहते हो, एक ही कॉमन हिस्ट्री हो उनकी, एक ही कॉमन ट्रेडिशन हो उनका, एक ही कॉमन लैंग्वेज हो। ठीक है, तो वहां का जो गवर्नमेंट हो उससे पीपल एग्री करें, किसी पर जबरदस्ती कुछ थोपा नहीं गया हो कि नहीं तुमको ये करना ही है, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको आर्मी ज्वाइन ही करनी, जैसे हमने नेपोलियन के टाइम पे देखा था। तो नेपोलियन के टाइम पे जो कंट्री थी वो नेशन स्टेट नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, जबरदस्ती सब चीज, जबरदस्ती सबको आर्मी में ज्वाइन करवाया था, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे, ये किया था, हम लोगों ने पढ़ा ही इसको, कल हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो ये सब था उसके राज में। तो क्या वो नेशन स्टेट था? नहीं, वो नेशन स्टेट नहीं था, क्योंकि वो सब चीजें थोप रहा था, आपको इंक्रीज टैक्स कर दिया, टैक्स में इंक्रीज कर दिया, है ना, उसके खिलाफ कोई कुछ लिख नहीं सकता है, मतलब फ्री नहीं थे वहां के लोगों। तो बेसिकली वो एक नेशन स्टेट नहीं था। बट फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोगों को नेशन स्टेट चाहिए था। तो नेशन स्टेट क्या होता है वो समझ में आया सभी को पहले तो? ओके, सो वी मूव ऑन। तो हमारे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 18th सेंचुरी में नेशन स्टेट क्यों नहीं था? तो वो इसीलिए नहीं था क्योंकि वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत गंदी वाली डाइवर्सिटी थी। वो इसीलिए थी, एक एग्जाम्पल देके रखा आपकी बुक में कि हैब्सबर्ग एम्पायर था, जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री का एक एम्पायर था। वहां पर 3 लैंग्वेज बोली जाती थी। कौन कौन सी लैंग्वेज थी वो? फ्रांस, इटालियन, वेरी गुड, फ्रांस, इटालियन, जर्मन। तो फ्रांस, इटालियन, जर्मन स्पीकिंग पीपल थे वहां पे, 3 तरह की लैंग्वेज थी। तो किसी के दिमाग में तो आएगा ही नहीं कि हम लोगों को नेशन स्टेट चाहिए, क्योंकि नेशन स्टेट में क्या होगा,
कॉमन लैंग्वेज सबको शेयर करनी पड़ेगी। अब यहाँ तो 3-3 लैंग्वेज है, तो यहाँ तो भैया इसी चीज को लड़ाई हो जाएगी कि भैया कॉमन लैंग्वेज किसकी हो। फ्रांस वाले बोलेंगे नहीं, फ्रांस लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए कॉमन लैंग्वेज। इटालियन वाले बोलेंगे कि इटालियन लैंग्वेज होनी चाहिए। जर्मन बोलेगा कि नहीं, जर्मन वाली होनी चाहिए। तो किसी के दिमाग में ये आइडिया आता ही नहीं। पर क्या हुआ फिर बाद में, जैसे सोसाइटी को, जो यूरोप की सोसाइटी थी उसको 2 डिवीजन में बांट के रखा था। कैसे? अपना पहले कौन सा था बताओ? मैंने बता दिया, मैं तो ये रिवीजन करवा रही हूँ। एरिस्टोक्रेसी, है ना। फर्स्ट डिवीजन इज योर एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। ARISTOCRACY, एरिस्टोक्रेसी। इसका मतलब ये होता है कि जो हाईएस्ट क्लास के पीपल थे, जिनका लिविंग स्टाइल बहुत लग्जरियस था, है ना। सभी के टाइम पे ऐसा होता है कि जिनका लिविंग स्टाइल बहुत लग्जरियस है एंड ऑल। तो जिनके पास जमीनें थी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब जिनके पास जमीनें थी, जो हाईएस्ट क्लास के पीपल थे, जिनकी लैंग्वेज जो थी वो फ्रांस थी। मतलब फ्रांस लैंग्वेज उस टाइम पे ऐसा था कि फ्रांस लैंग्वेज को क्या बोला जाता था कि ये अमीरों की लैंग्वेज है, ये रिच पीपल ही फ्रांस जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद में जो उनका ग्रुप था वो बहुत स्मॉल था। ऐसा होता है ना कि रिच पीपल बहुत स्मॉल क्वांटिटी में थे, बहुत बहुत कम थे, हर कोई रीच नहीं था वहां पे, हर किसी के पास में जमीनें नहीं थी यूरोप में, है ना। तो आफ्टर दिस उनकी जो फैमिली कंटेंट बाय मैरिजेस, मतलब उनकी जो फैमिली थी, जैसे अब फादर है, फादर के सन की अगर मैरिज होगी तो वो रिच फैमिली में ही होगी, ठीक है। तो वो रिच फैमिली में होगी, तो उनकी एक अपनी एक इसको बोल सकते हैं फैमिली कंटेंट बाय मैरिज, मतलब सेम फैमिली में वो मैरिज करते थे। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ। एक उनका कॉमन वे ही था लाइफ का, मतलब अमीरों का क्या बता दिया कि भैया उनके पास जमीन होती थी, फ्रांस लैंग्वेज बोलते थे, कम ग्रुप था, फैमिली में ही उनकी जो रिच फैमिली में ही उनकी मैरिज होती थी। तो आपको ऐसे समझ में आ गया कि उनकी बहुत एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था, है ना, मतलब वो ऐसे ही जीते थे, ठीक है। जमीन होगी उनके पास में, वो फ्रांस लैंग्वेज बोलते होंगे, तो यही सब। देन कम टू द सेकेंड डिविजन। तो सेकेंड डिविजन जो था यूरोप में वो था पीजेंट्री मेजोरिटी पॉपुलेशन। पीजेंट्री मेजोरिटी पॉपुलेशन का मतलब था कि जो किसान लोग थे, है ना, तो वो जो थे उनकी जो मेजोरिटी थी वो क्या करती थी, वो एरिस्टोक्रेसी की लैंड देखती थी, है ना। हमको इतना तो पता है कि एरिस्टोक्रेसी के पास में क्या होगा भैया, उनके पास में जमीनें होगी। तो यहाँ पर पीजेंट्री के मतलब किसानों के पास में कोई जमीनें नहीं थी, पर वो क्या करते थे, वो एरिस्टोक्रेसी की लैंड देखते थे, ठीक है। फर्दर दिस वी मूव ऑन टू द थर्ड डिविजन, ठीक है। बाद में पहले तो 2 डिविजन थे, पर बाद में क्या हुआ, एक और डिविजन आ गया, थर्ड डिविजन, जिसको थर्ड कैटेगरी बोला जाता है। तो थर्ड कैटेगरी इज व्हेन ग्रोथ हुआ, जब ग्रोथ हुआ, ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ होगा, तो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर निकल के आया, है ना। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम किस किस को ले लेते हैं, किस किस को? हाँ, हाँ, ओके। सो हमने क्या करा, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, बिजनेसमैन आ गए, प्रोफेशनल टीचर्स आ गए, और भी बहुत कुछ, है ना। उनको हमने किस में ले लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिनको हमने नाम दे दिया कि वो एक मिडिल क्लास है ना। तो फर्स्ट डिविजन इज योर एरिस्टोक्रेसी, सेकंड डिविजन इज योर प्लीजेंट्री पॉपुलेशन, थर्ड डिविजन इज योर मिडिल क्लास, ओके। सो अब हम मिडिल क्लास में चल रहे थे। तो मिडिल क्लास में क्या हुआ कि इनके दिमाग में ये आया कि यार 2 आइडिया है इनके दिमाग में कि हमारे पास में नेशनल यूनिटी होना चाहिए। नेशनल यूनिटी का मतलब मैंने बताया था कि एक कंट्री होना चाहिए जिसके अंदर कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन हिस्ट्री, ये सब क्या हो, कॉमन हो, ठीक है।
सेकेंड उनके माइंड में एक और आइडिया आया था कि लिबरल नेशनलिज्म होना चाहिए। सो लिबरल नेशनलिज्म से हम ये समझते हैं कि सबको इंडिविजुअली फ्रीडम होनी चाहिए, सभी के पास में इंडिविजुअली फ्रीडम होनी चाहिए। एवरीवन इज फ्रीली टू वॉक, टू ईट, टू राइट, टू स्पीच एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। सेकेंड पॉइंट था लिबरल नेशनलिज्म में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब इक्वल होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भैया वो एस्ट्रोक्रेसी है, वो मिडिल क्लास है, वो किसान है, तो रिच पीपल से हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और जो पीजेंट्री है मतलब जो किसान है उनसे हमारा व्यवहार बदतर होना चाहिए, मिडिल क्लास से ठीक ठीक होना चाहिए, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिच पीपल अगर कुछ क्राइम करे तो उसको उस चीज का पनिशमेंट ना मिले, एज कंपेयर टू अगर कोई किसान कुछ करे तो उसको तो पनिशमेंट मिले ही मिले, है ना। तो ये डोमिनेटिंग नेचर नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यही है कि कानून की नजर में जितनी भी व्यवस्था है वो सब बराबर हो, जितने भी लोग हैं वो सभी इक्वल हो। ठीक है, इतना आया समझ में। Then we come to the third point, which is government with people agreement. People के agreement से government बने, है ना। एग्रीमेंट मतलब करार करना, मतलब हम जो तुम्हारे सामने प्रपोजल रखेंगे, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी पढ़ा होगा, है ना। तो इसका गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट का मतलब इतना ही है कि डेमोक्रेसी के साथ में रहे, मतलब जो पीपल चुने वो ही गवर्नमेंट बने, पीपल के हिसाब से बने। ठीक है, तो इस लाइन में ये बोला है कि गवर्नमेंट विथ पीपल एग्रीमेंट मतलब पीपल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, सिटीजन्स के हिसाब से गवर्नमेंट बने। एंड ऑफ एट्रोक्रेसी रूल मतलब एट्रोक्रेसी का क्या बताया था मैंने कि जो हाईएस्ट क्लास के लोग रहते थे, तो एंड ऑफ एट्रोक्रेसी रूल का मतलब ये था कि ऐसा नहीं रहे कि हमेशा हाई सोसाइटी के नीचे ही पीजेंट्री काम करे, उनके दबाव में ही काम करे, है ना। जैसे जो हाईएस्ट है वो हमेशा दबाएंगे कि तुमको ये काम करना ही है, तुमको मेरे यहाँ पे जमीन को संभालना ही है, तुम जमीन नहीं खरीद सकते हो। तो इसका एंड किया, इस रूल का क्या किया हम लोगों ने, एंड करने का सोचा। ठीक है, फिर इसी में एंड ऑफ एट्रोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, मतलब जो चर्च के लोग होते थे वो बहुत ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत शान से रहते थे, लाइक ऐसे, तो उसका भी इन लोगों ने एंड किया। फर्दर फिर इसके बाद में क्या होता है, ये दो मैंने बता दिया, उनके पास में कितने आइडिया आए थे, दो आइडियाज आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्स्टिट्यूशन पता है कि नहीं पता है एवरीवन, कॉन्स्टिट्यूशन पता है कि नहीं जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब कि हम वोट करें, जो नेता हम चुने वो रिप्रेजेंट करना चाहिए हमको। ठीक है, हमारी तरफ से वो हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये उन लोगों के दिमाग में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो ये भी उन लोगों के दिमाग में आया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को आप समझ गए कि इसको और एक्सप्लेन करना है मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन सब समझते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, ताकि एक कंट्री को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है ना। इफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो किसी के पास कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होगी, किसी के पास राइट्स नहीं होंगे, ड्यूटीज नहीं होगी। तो हाउ दिस सोसाइटी और द कंट्री रन, मतलब कैसे कोई कंट्री रन कर पाएगी। कोई भी क्राइम कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टू आइडियाज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये आपको आइडियाज तो मैंने बता दी कि नेशनल यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म उनको चाहिए था, पर कुछ दो प्रॉब्लम्स आ रही थी इन चीजों में कि चलो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन भी ले लिया हम लोगों ने गवर्नमेंट भी चुनना स्टार्ट कर दिया, पर क्या हुआ उसके अंदर सिर्फ वो ही लोग वोट कर सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी और जो 21 अबूव हो। अब वुमेन्स की कैटेगरी तो भूल ही जाओ, उस टाइम तो पता था कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था हर चीज को लेकर। तो ये सब चीजें हुई।
ठीक है। स्टेट टू स्टेट जो ट्रेड किया जाता था उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी कि भैया ये यहाँ से वहां नहीं जाएगा, वहां से यहाँ नहीं आएगा, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी। और आपका 21 अबूव वाला तो मैंने बता ही दिया। इलेक्शन में अगर कोई वोट दे रहा है तो वोट कौन देने के लिए अलाउ थे? सिर्फ 21 और जिनके पास प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो प्रियंका, दिव्या और आरती है, ठीक है, और मेरी सरकार है ना, मतलब मेरी सरकार है। तो जैसे अगर दिव्या के पास में प्रॉपर्टी है, आरती के पास में आरती एक लड़की है, मतलब वुमेन है, और प्रियंका जो है वो किसानों में आती है। इज जस्ट एग्जाम्पल, इसको सीरियसली लेना नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे वोट कौन करेगा? दिव्या करेगी, है ना। प्रियंका नहीं कर सकती क्योंकि वो किसानों की कैटेगरी में आ जाएगी, उसके पास खुद की लैंड नहीं होगी, है ना। आरती क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आरती क्या है? गर्ल है। तो ये सब था, है ना। फिर नेक्स्ट कम टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस था। हम स्टेट टू, हमको कुछ अगर यहाँ से सामान बाहर पहुंचाना है तो हम लोग नहीं पहुंचा सकते थे, जस्ट बिकॉज वहां पे रिस्ट्रिक्शंस थी। तो फिर क्या हुआ? 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉरवर्ड हुआ, जिसको बोलते थे जोलविरिन, ठीक है, जोलविरियन बोलते थे, जिसमें पोर्शन स्टार्टेड किए गए। जो दूसरी कंट्रीज थी वो यहाँ पर ज्वाइन हुई, जर्मन स्टेट्स जो थी वो ज्वाइन हुई यहाँ पे, जिसका रिजल्ट हुआ ये, एज अ रिजल्ट ट्रेड बैरियर्स जो थे उसका उसका खत्म हुआ, उसका खात्मा हुआ, ठीक है। रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसी ऑफ नंबर 30 to 2, मतलब जो करेंसीज थी वो पहले 30 करेंसीज चलती थी, नाउ 30 करेंसीज से उसको 2 करेंसी पे लेके आया गया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो आज का तो हमारा इतना ही हो गया है। 1815 तक पढ़ा, 1834 तक पढ़ा देना, ठीक है। तो हम कल क्या पढ़ेंगे? द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 तक, है ना। कल का हमारा टॉपिक होगा ये। यस प्लीज। जो नेपोलियन के बारे में लिखाए थे ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, को हमें नोट्स बना के लिखना है ना सोशल कॉपी में। तो अभी आप नोट करके रखो क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। मेरा समझाया हुआ आप एक टाइम तक तो भूल जाओगे कि भैया कब 1815 तक उसका राज चला, 1804 तक एक सिविल कोड आया। तो अभी अपने पास में बुक्स का कंटेंट आई थिंक आप लोगों के पास में अधिकतर बच्चे हैं जिनके पास में नहीं होगा, तो वो उन लोगों के लिए था कि आप नोट करके रख लो। नोट करके रखना चाहिए। ये क्या होता है, पॉइंट्स जब भी हम मैम समझाती है तो आप एक काम करा करो, अपने हिसाब से पॉइंट्स जो है वो नोट करके रख लिया करो। अभी कोई सोशल कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे और तो मैं बता दूंगी आप लोगों को क्या लिखना है, ग्रुप पे मैं सेंड भी कर दूंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो देन वी विल डिस्कस। ओके, सो आपकी क्लास का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि कोई दूसरी क्लास तो नहीं लगती इस टाइमिंग पे? ओके, तो सभी को मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है? कोई इशू है? कोई यहाँ तक में हमारे जो 2 टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक थे? एक तो फ्रांस रिवॉल्यूशन था और एक मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। ये हमारे 2 टॉपिक जो है वो खत्म हो चुके हैं। हम कल से 1830 से 1848 तक वाला रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमारा वो टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसको 8 टॉपिक्स में डिवाइड करा हुआ है, मतलब 8 पार्ट हमको पढ़ने हैं, मतलब हमको 8 क्लासेस लगेगी। भैया हिस्ट्री है बहुत बड़ा है।